BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र चतुर्दश अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। कल की तासिका में हमने मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद पर बहुत ज़्यादा चर्चा की थी और इस चर्चा के माध्यम से हमने ये भी बताया था आपको कि मार्क्सवाद प्रगतिशील काव्य के मूल में है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद यह प्रयोगशील कविता और उसके उपरांत नई कविता, इन दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण दार्शनिक पृष्ठभूमि है। जिस प्रकार से प्रसाद के काव्य के मूल में समरसता दर्शन है, उसी प्रकार से या निराला के काव्य के पीछे विवेकानंद जी का दर्शन है, सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य के पीछे योगी अरविंद घोष जी का दर्शन है। उसी प्रकार से प्रगतिशील काव्य या प्रगतिवादी काव्य के पीछे मार्क्सवाद की अवधारणा है और इस पर हमने बहुत विचार किया हुआ है। इसके उपरांत हमने ये भी देखा है कि जो प्रगतिशील कवि हैं उनका कोई भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगाया गया है किसी भी कवि को। हालांकि प्रयोगवाद, उसके उपरांत नई कविता और उसके उपरांत समकालीन कविता, इनके एक एक कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिनके नाम भी आपको बताए थे। जिनमें पहले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजीय जी, दूसरे कवि हैं गजानन माधव कुलकर्णी मुक्तिबोध और तीसरे कवि आपके पाठ्यक्रम में आ जाते हैं धूमिल जी, जो समकालीन कविता के कवि हैं। मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईस्वी सन 1857 से लेकर के 1902 तक का जो कालखंड है उसे हम भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल कहते हैं। 1902 से लेकर के 1918 तक का जो कालखंड है उसको हम द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं। उसके उपरांत 1918 से लेकर के 1938 तक का जो कालखंड है उसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। 1938 से लेकर के 1960 के आसपास का जो कालखंड है वह प्रगति प्रयोग और प्रयोग का काल है। 1960 के बाद 1975 तक का जो कालखंड है उसको नई कविता का कालखंड कह सकते हैं। 1975 से लेकर के 2000 तक के कालखंड को हम समकालीन कविता का कालखंड कह सकते हैं और 2000 से लेकर के अब तक का जो कालखंड है उसे हम आधुनिक यूं कहेंगे कि वर्तमान काल कह सकते हैं। और इनमें से कौन कौन से कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं एक बार फिर से आपकी ओर ध्यान दें। हमें भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, छायावाद के जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके उपरांत सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के। प्रगतिवाद का कोई भी कवि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। प्रयोगवाद के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अजीय जी हैं। नई कविता के कवि के रूप में गजानन माधव कुलकर्णी उर्फ मुक्तिबोध जी हैं। उनके उपरांत देखा जाए समकालीन कविता में सुदामा पांडे धूमिल, यह एक कवि आपके पाठ्यक्रम में आते हैं। और 1999 या 2000 के बाद के जो वर्तमान कालखंड के कवि हैं जिनमें अधिकांशतः दलित और स्त्रीवादी काव्य लिखा गया, उसके अंतर्गत देखा जाए तो महत्वपूर्ण कवियों के रूप में यानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की विचारधारा, जिसको हम दलित काव्य धारा कहते हैं, उसके अंतर्गत जो कवि आते हैं उन कवियों में एक दो चार नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उनको हम आपके सम्मुख रखेंगे और फिर नई कविता के जो मूल बिंदु है उसकी ओर जाएंगे। तो पहले देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में जो विशेष कवि आपको अध्ययन करने हैं
जो इस नई सदी के कवि हैं उनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिष राय और दामोदर मोरे ये दलित कविता के कवि हैं। और इनमें से दलित महिला कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं सुशीला टाकभोरे, और दलित स्त्रीवादी किंतु आदिवासी कविता का प्रतिनिधित्व करने वाली निर्मला पुतुल, ये जो कवयित्री है वह आदिवासी कवियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कवयित्री है। ध्यान दें कितने कवि हमें पढ़ने हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजनेय, गजानन माधव मुक्तिबोध कुलकर्णी, सुदामा पांडे धूमिल, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिष राय, सुशीला टाकभोरे, दामोदर मोरे और निर्मला पुतुल। अब देखिए कि जो कालखंड हमने लिए थे, मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ: भारतेंदु काल, द्विवेदी काल या भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता का युग, समकालीन कविता का युग और 21वीं सदी में दलित कविता और आदिवासी कविता। ये सारा पाठ्यक्रम आपके सम्मुख रखना है जो कविता के माध्यम से है। कल की तासिका में हमने बहुत डिटेल में हमने ये देखने की कोशिश की थी कि मार्क्सवाद और प्रगतिवादशील कविता का क्या संबंध है, और ये भी देखने की कोशिश की थी कि प्रयोगवादी कवियों में मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद को लेकर के चर्चा क्यों होती है। और ध्यान रहे अगली जो समकालीन कविता की प्रवृत्तियां हैं उनमें लोक संप्रति, समाज संप्रति के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी आ जाती है, क्योंकि 1975 के काल में इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था और उस आपातकाल की प्रतिक्रिया के रूप में राजनीतिक चेतना भी कवियों में आ गया, और इन कवियों ने मिलकर के आगे जा करके राजनीतिक चेतना युक्त काव्य लिखा हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। अब देखिए हमने अभी कल की तासिका में प्रगतिशील कविता की प्रवृत्तियां देखी, उसके उपरांत प्रयोगशील कविता की कविताएं देखी, और उसके माध्यम से हमने मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद और आगे जाकर के अस्तित्ववाद की बहुत विस्तार से चर्चा की थी। परंतु आज हम ये देखना आरंभ करेंगे कि नई कविता है क्या। देखिए वैसे तो साठोत्तरी कविता इसे कहा जाता है, किंतु नई कविता का आरंभ प्रयोगवाद के ही तीसरे सप्तक से आरंभ हुआ था, जिसका प्रकाशन 1953 में हो चुका था। यानी हिंदी काव्य में प्रयोगवाद के बाद नई कविता का एक युग आता है जो 1953 से आरंभ होता है। कुछ विद्वानों की इसकी मान्यता है कि प्रयोगवाद के कालांतर में नई कविता का रूप उभर कर सामने आया था। इनमें प्रधान कवि जो हैं डॉक्टर गिरिजा कुमार माथुर, जिनकी एक कविता हमने बचपन में बहुत बार पढ़ी है, होंगे कामयाब होंगे कामयाब होंगे कामयाब एक दिन, ये इनकी कविता गिरिजा कुमार माथुर की। तो ये गिरिजा कुमार माथुर छायावादोत्तर काव्य को ही नई कविता मानते हैं। मतलब छायावादोत्तर कालखंड के जितने भी अलग अलग ये आ जाते हैं, वाद आ जाते हैं, चाहे वो प्रगतिवाद हो, चाहे वो प्रयोगवाद हो, चाहे नई कविता का वाद हो, चाहे समकालीन हो, इन सबको नई कविता के अंतर्गत रखा है गिरिजा कुमार माथुर जी ने। जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने और डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रयोगवाद का ही इसे एक छद्म या गुप्त रूप माना है। प्रयोगवाद जब बढ़ता गया, ध्यान रखिए प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक के प्रकाशन से होता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजनेय जी के, और जिसमें पहले सप्तक मतलब तार सप्तक में 7 कवि, दूसरे सप्तक में 7 कवि, तीसरे सप्तक में 7 कवि, चौथे सप्तक में नए 7 कवि। तो ये जो 7 कवियों ने मिल करके, मतलब ये 21-22 कवि जो थे, इन कवियों ने जिस वाद को सामने लाया वो प्रयोगवाद था, और प्रयोगवाद ही नई कविता है ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और इतना ही नहीं, नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा नई कविता को प्रयोगवाद से कुछ अलग मानते हैं। उसमें क्या अलगाव है ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि प्रयोगवादी कविता और नई कविता के मूल में
वही मनोविश्लेषणवाद डॉक्टर फ्रायड, जुंग, कार्लायर आदि का, और वही अ, अस्तित्ववाद जो डच और फ्रेंच लोगों से, नीत्शे, अल्बेल कामू वगैरह से आया था, वह उसके अंतर्गत है। हालांकि देखिए, कार्ल मार्क्स हों या डॉक्टर सिगमंड फ्रायड हों या फिर उनके बाद आए हुए अस्तित्ववादी दार्शनिक हों या कोई भी हो, तो ये सारे के सारे पाश्चात्य थे और उसका प्रभाव हमारी कविता पर दिखने लगा था। इसलिए इस काल की जो कविता है वो भारतीय दर्शन से अनुप्राणित न होकर के पाश्चात्य दर्शन से अनुप्राणित थी, प्रभावित थी। ये तो मानना ही पड़ेगा। अब क्या है ऐसा नई कविता को प्रयोगवाद से अलग करने की कौन सी प्रवृत्तियां हैं? हालांकि लगभग वही प्रवृत्तियां हैं, थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाता है। नई कविता में जीवन की आस्था अनास्था, जीवन के प्रति आस्था भी है, अनास्था भी है। उसी प्रकार सुख दुख, कुंठा, पीड़ा, राग विराग आदि संवेदनाएं हैं। नई कविता में विषयों का एक नए विषयों का भी समावेश है। विषय वस्तु और शिल्प के स्तर पर नई नई चीजें इसमें आई, इसलिए इसे नई कविता कहा। सिर्फ कविता के क्षेत्र में नहीं, वो गद्य के क्षेत्र में आ गया, इसलिए इसे नवलेखन काल भी कहा जाता है। गद्य मतलब उपन्यास, कहानी, निबंध वगैरह अन्य जो गद्यात्मक विधाएं हैं कविता को छोड़ करके, उन सब में भी एक नयापन आया, इसलिए इस काल की कविता को या इस कालखंड को नवलेखन काल भी कहा जाता है। इसकी कविता में भाषा की सहजता के साथ साथ अस्तित्ववादी मान्यताएं आ गई। मैंने इससे पूर्व भी कल भी कहा था कि प्रयोगवाद और नई कविता दोनों की मूल भित्ति का एक है, अस्तित्ववाद। नई कविता में जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा है। ध्यान रहे, अस्तित्ववाद तब श्रेष्ठ साबित हो जाएगा जब मनुष्य अपने जीवन में आगे आकर के जीवन में जितने भी सुख हैं उनको भोगने की अपरिमित लालसा लेकर के आएगा। क्षणों की अनुभूतियां संपूर्ण जीवनानुभूति की साधक है। देखिए, संपूर्ण जीवन, अब 100 वर्ष का जीवन इस समय तो कोई जी नहीं रहा है, फिर भी ये मानकर चलते हैं कि 100 वर्ष का जीवन है, और इस 100 वर्ष के जीवन में जितने भी भोग इच्छाएं, अतिरिक्त लालसाएं हैं वो भोग लें। परंतु ये भोगना कैसे है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 100 वर्ष ऐसा नहीं, अपितु क्षण भर में भी जो सुख मिल जाता है, जो आनंद मिल जाता है, वह जीवन से, 100 वर्षों के जीवन से भी बेहतर है। ये मान करके क्षणिक लालसाएं, क्षणिक यानी जिसको हमने इससे पहले भी एक नाम दिया था, लघु मानव, बहुत बड़ा नहीं है मनुष्य इस समय का, अपने छोटे छोटे घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इतने में ही सुखी हो जाने वाला व्यक्ति है। अब कोई महात्मा गांधी नहीं है, अब कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं है, अब कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व नहीं है। अब छोटे 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 लघु जीवन और लघु व्यक्ति अपने छोटे से सुख को भी बहुत बड़ा करके बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये उसका अपना सुख है। क्षणों के सत्य को मान लेने का ये अर्थ होता है कि जीवन की एक एक छोटी छोटी जो अनुभूति है, जो छोटा छोटा अनुभव है, व्यथा और सुख को सत्य मान करके जीवन को सघन रूप से स्वीकार किया। ध्यान रहे, हमारे वेदांतियों ने जगत को मिथ्या मान लिया था, केवल ब्रह्म को सत्य मान लिया था, परंतु आज का कवि है जीवन के प्रत्येक छोटे छोटे क्षण क्षण की सच्चाई को भी परम सत्य मानता है, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा भोग है। ये नई कविता की कुछ प्रधान बातें हैं, और इनमें से एक एक की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे कि नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनमें संत्रास, कुंठा, घुटन, दर्द जैसे भावों की अभिव्यक्ति हुई है। देखिए, जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि हमारा जीवन वेदनामय है, दुखों का भंडार है, और इस दुखों के भंडार से हमें कुछ न कुछ नई खोज, नए सत्य की ओर जाना है। परंतु ये जो होने वाली कुंठा है हमारी, ये जो संत्रास हमें हो रहा है, ये जो घुटन हमारी हो रही है, दर्द होता है, ये दुख होता है, ये वेदना होती है, उसकी अभिव्यक्ति इस काल के कवि की सबसे प्रधान प्रवृत्ति है। यानी इसका मूल कारण क्या है? ध्यान रखिए, 1953 के आसपास से नई कविता का आंदोलन शुरू हुआ था, 1960-75 तक चलता रहा। क्या है इसमें ऐसा? इसमें सबसे प्रधान अगर कोई चीज है
तो वह स्वाधीनता के बाद हुआ हमारा मोहभंग। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वाधीनता मिली और आज हम 75 वर्ष बाद स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। परंतु उस समय क्या हमसे वादे किए गए थे? हमसे वादे किए गए हर हम स्वतंत्र हैं, और एक स्थिति ऐसी आ गई कि स्वाधीनता के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया, स्वाधीनता के बाद अनाचार बढ़ गया, स्वाधीनता के बाद लांगुल चालन बढ़ गया। किसी एक विशिष्ट जन समुदाय को वोट के लिए उसी की ओर ध्यान दिया गया और जन सामान्य की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। कल कारखाने बनाए गए, परंतु उसमें भी छोटे मोटे आंदोलन होकर के वो बंद होने लगे। नकली नोटा छापे जाने लगे, सीमेंट में घोटाले होने लगे, बड़े बड़े घोटाले होने लगे, और इस प्रकार से एक प्रकार का मोहभंग हो गया था सर्वसामान्य आदमी का, एक लघु मानव का। और इसलिए वो अपनी व्यथा ने पढ़ लिख करके भी नौकरियां नहीं लग रही थी। आज भी कोई चित्र नहीं बदला हुआ है। बहुत दार्शनिक होने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी एक वाक्य मुझे याद आता है, शायद जिंदगी नाम की फिल्म का है। उसमें MA पढ़ करके भी जब नौकरी नहीं लगती, तो और जब इंटरव्यू लेने को वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है कैंडिडेट, तो उससे मांगा जाता है 20 साल का एक्सपीरियंस। तो वो कहता है कि अभी अभी हमने 20 साल तक पढ़ाई की हुई है, 25 साल तक पढ़ाई की है, और 25 साल के व्यक्ति से आप 20 साल का एक्सपीरियंस कैसे मांग सकते हैं? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इस प्रकार से भयानक रीति से बेरोजगारी बढ़ रही थी, अत्याचार बढ़ रहा था, चीन का आक्रमण हो चुका था। तो इस प्रकार से देखिए कि चीन, पाकिस्तान, ये हमने दुश्मन बना लिए हुए थे, और इस वजह से राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पा रही थी। भले ही पंडित नेहरू जी ने कश्मीर जैसा प्रश्न यूनों तक ले गए, और उस वजह से भी एक प्रकार का राजनीतिक गरमाने वाला माहौल निर्माण हो चुका था। सामाजिक परिवर्तन ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे, धार्मिक आंदोलन भी ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे, और इस वजह से देखिए कि राजनीतिक डावाडोल के युग के कारण सर्वसामान्य आदमी, पढ़े लिखे युवा को बेरोजगारी के रूप में अपनी चप्पलें घिसते हुए घूमना पड़ रहा था। और उस समय बहुत भयानक अवस्थिति हो चुकी थी, जिसकी जो योग्यता थी उसको वैसा काम नहीं मिल रहा था। यानी जो व्यक्ति द्रोणाचार्य या बड़ा प्राध्यापक बनने की का मादा या पात्रता रखता था, उसको ठेले पर सब्जियां रख करके बेचना पड़ रहा था। निराला जी के जीवन से तो सच्चाई आपके सम्मुख है ही। लेकिन इन सब के बीच क्या क्या महत्वपूर्ण था? जीवन जीने की व्यवस्था, मजबूरी, चाहे वो बेरोजगार रहो, चाहे आपके पास साधन नहीं है, ऐसे में इस समय का कवि बहुत कठोर रीति से अपने छोटे छोटे दुखों को, अपने संतरास को, अपनी कुंठा को, अपने घुटन को, अपने दर्द को, अपने दुख को अभिव्यक्त करते जा रहा था। और मूलतः बात क्या है कि उसे स्वयं को, इस काल के कवि को स्वयं को समुचित रूप से वो स्थिर नहीं हो चुका था। ध्यान रखिए, मनुष्य दूसरों का कब चिंता करता है? जब वो अपने आप में स्थिर हो चुका हो, उसका वो रोजगार प्राप्त हो, अच्छी तरह से कमाई करता हो, तो वो दूसरी की ओर ध्यान देगा ना। जो खुद ही अस्थिर हो, वो दूसरों की ओर क्या ध्यान देगा? उसके लिए समाज क्या, राष्ट्र क्या, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो देखिए कि अपने आप को स्थिर न होने देने के कारण, या अपने आप को स्थिर न देखने के कारण, उसके मन में जो संत्रास थी, कुंठा थी, दमन था, घुटन थी, दर्द था, दुख था, ऐसे भाव उत्पन्न हो गए। और ये सभी भाव व्यक्ति के कष्टों को अभिव्यक्ति देने वाले थे, और नई कविता के कवियों ने अपने कविताओं में इसी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति की है। उदाहरण के रूप में एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, 4 पंक्तियां। जिंदगी है भार हुई, दुनिया है बहुत बोर। ये बोर अंग्रेजी शब्द है। जिंदगी है भार हुई, दुनिया है बहुत बोर, दम भी पाखंडी बहुरूपी हैं बड़े लोग। यानी इस जगत में कौन से लोग बड़े हैं? जो बहुरूपी हैं, दम भी है, पाखंडी हैं, झूठ बोलने वाले हैं, राजनेता, जो आए तौर पर आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि झूठे झूठे आश्वासन देते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, और आप सभी को, हम सभी को संतुष्ट करके जिन्होंने छोड़ा है, वो बड़े बन चुके। लेकिन सामान्य आदमी का दुख दर्द नहीं किसी ने देखा। सामान्य व्यक्ति, सामान्य युवा जो बेरोजगार होकर के गलत कामों की ओर खींचा जा रहा है, उसके दुख को किसी ने नहीं देखा।
तो इस प्रकार से ये नई कविता की पहली प्रवृत्ति हमारे सामने आती है कि संतरास, कुंठा, घुटन, दर्द जैसे भावों की अभिव्यक्ति। अब दूसरी चीज इसमें आती है लघु मानव की प्रतिष्ठा। नई कविता की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसने लघु मानव की प्रतिष्ठा की। जो व्यक्ति स्वयं, स्वयं के माता पिता, अपनी बीवी, अपने बच्चे, इतने तक ही सीमित है, यहां से भी ज्यादा मैं कहता हूं वो अपने तक ही सीमित है। लघु मानव से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है जो पाप, घृणा या असुंदरता की प्रतिमूर्ति है, और न ऐसे व्यक्ति से जो दर्शन, संप्रदाय, राजनीतिक या किसी अन्य वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, अपितु वो है उसने अपनी परिधि को समाज से उपेक्षित मान करके अपने आप को अपनी एक मर्यादा में रखा हुआ है। वो ज्यादा चिंता नहीं करता, वो देश की चिंता नहीं करता, वो राष्ट्र की चिंता नहीं करता, वो समाज की चिंता नहीं करता, वो धर्म की चिंता नहीं करता। उसको सिर्फ इतनी ही चिंता है कि आज रात मैं पेट भर के खा करके आराम से सो पाऊंगा या नहीं। अगर नहीं तो फिर ये दुख दर्द है। मतलब 2 जून की या 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी जो लालायित है, जो अस्थिर बन पड़ा है, ऐसे व्यक्ति को लघु मानव नहीं कहेंगे तो क्या महात्मा गांधी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस प्रकार के जो नई कविता का उपेक्षित व्यक्ति है, जो समाज के द्वारा उपेक्षित किया गया है, जो बेरोजगार है, जो अकेला है, तन्हा है, न कोई उसके साथ है, न वह किसी के साथ जा रहा है, और ऐसे उपेक्षित व्यक्ति के जीवन संदर्भों और संवेदनाओं को ग्रहण करके समाज और जीवन की परिधि को, भले उस व्यक्ति तक है लेकिन वो व्यापक भी बन चुकी है, क्योंकि लघु मानवों की संख्या 80% से ज्यादा है। जो एक वक्त की रोटी तक का इंतजाम नहीं कर पा सकते, ऐसी 80% जनता वो देख रही है एक और कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी इमारतें ये राजनीतिक लोग खड़ी कर रहे हैं, लोगों में दंगे भड़का रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ऐसे लोगों से ये अलग होना चाहता है, और ऐसे लोगों के सामने ये लघु मानव बन करके आया है। फिर तीसरी बात है अस्तित्ववादी चिंतन। इस पर हमने गहन कल विचार किया था कि सोरेन किरकेगार्ड से लेकर के अल्वेयर कामू तक जिन जिन डच और फ्रेंच लोगों ने अपने अस्तित्व को लेकर, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, लाइफ इटसेल्फ इज एसेंस ऑफ इज लाइफ, अर्थात मनुष्य का जीवन ही उसके जीवन का सार है, उसे अन्य चीजों से कोई लेन देन नहीं है। और नई कविता में अस्तित्ववादी चिंतन कवि की संवेदना का अंग बन करके आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है, और इसी दर्शन के आधार पर हम नई कविता का अध्ययन कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह स्वाधीनता के बाद आए मोहभंग का कारण तो है ही, लेकिन उसके पहले ध्यान रहे कि प्रयोगवादी कविता हो या नई कविता हो, इस कविता में जो मोहभंग की स्थिति है उसका प्रधान कारण है दो विश्व युद्ध। 1946 में जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके कारण केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व भर में एक प्रकार का अनास्था का माहौल निर्माण हो चुका था, एक प्रकार के मोहभंग का कारण निर्माण हो चुका था। और इस वजह से हमने मृत्यु बोध, जो अस्तित्ववादी चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, मृत्यु बोध। प्रत्येक व्यक्ति को लगता था कि अभी अनुभव गिरेगा मैं मर जाऊंगा, अभी कहीं से गोली लग जाएगी मैं मर जाऊंगा, क्षणिक जीवन की उन्हें कामना थी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध की भीषणता ने मानव को मृत्यु का वर्ण करने की स्थिति में ला दिया था। अब मृत्यु से डर नहीं रहा था, वो कभी भी मृत्यु आएगी, हम तैयार हैं मौत पाने के लिए, इस प्रकार से उसकी भावना बन चुकी थी। और इसलिए नई कविता के कवियों के वक्तव्यों के द्वारा भी इस अस्तित्ववादी चिंतन की अनुगूंज, जिसको हम प्रतिसाद कहते हैं, साध प्रतिसाद, या फिर आवाज की जो अनुगूंज होती है, इको जिसे कहा जाता है, वो हमें सहज रूप में सुनाई दे रही थी। ये अस्तित्ववादी चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखाई देती है और नई कविता की। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण दबा हुआ सा लेकिन बहुत ही प्रखर ऐसा विरोध का स्वर इस कविता में दिखाई देता है। नई कविता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है कि वह स्थापित मान्यताओं के प्रति, स्थापित परंपराओं के प्रति,
स्थापित व्यवस्था के प्रति एक प्रकार का विरोध का, एक प्रकार के विरोध का या विद्रोह का सस्वर आवाज उठाता है। वो स्वर बहुत ऊंचा उठाता है। यानी नई कविता के कवियों ने युगीन परिस्थितियों के विरोध में, चाहे वो युगीन परिस्थितियां राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, इनके प्रति एक प्रकार का विरोध का और विद्रोह का स्वर ऊंचा किया हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात जिन सपनों को पूरा होने के लिए हमने कामना की थी, वो मोहभंग की स्थिति आ गई थी। हमारे गांधी जी ने हमें राम राज्य की कल्पना दी थी ना, लेकिन राम राज्य की कल्पना कहाँ अस्तित्व में आई? कभी नहीं। पता नहीं किन कंसों का, किन दुर्योधनों का राज चल रहा था। दिन दहाड़े व्यभिचार, बलात्कार, अत्याचार, अन्याय, नक्सलवाद, आतंकवाद फैलता जा रहा था और हमने तो राम राज्य की कल्पना की थी। ये जो मोहभंग हुआ, और इस बारे में एक महत्वपूर्ण शेर याद आता है दुष्यंत कुमार त्यागी का। वे कहते हैं, कहाँ तो तय था चिराग हर मकान के लिए, कहाँ तो तय नहीं है चिरागा पूरे शहर के लिए। मतलब ऐसा माना गया था कि हर घर में प्रकाश होगा, उजाला होगा, लेकिन पूरे शहर में एक भी दिया नहीं जल रहा है। ये मोहभंग की स्थिति थी। और ये किसके विरोध में थी? स्वाधीनता के पश्चात व्यक्ति ने जिन सपनों को पूरा हुआ देखना चाहता था, सामान्य व्यक्ति, उसे जर्जरित होते हुए दिखाई पड़ा। कोई भी सपना किसी का भी पूरा नहीं हुआ। हमारा देश खंड खंड हो गया, पाकिस्तान बन गया, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, बाद में उसका नाम बांग्लादेश और पाकिस्तान पड़ गया। और हमारी स्वाधीनता, खंडित स्वाधीनता प्राप्त हुई, और उसके बाद न जाने प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, प्रत्येक क्षेत्र में हाहाकार, प्रत्येक क्षेत्र में अनाचार, प्रत्येक क्षेत्र में अत्याचार हो रहे थे, और हम सहे जा रहे थे, सहे जा रहे थे, सहे जा रहे थे। इसके विरोध में कहीं न कहीं विद्रोह के स्वर आए थे, और वो आ रहे थे। और ये सारी जर्जर व्यवस्था देख करके व्यथित हो गया इस समय का कवि, और उसने उसके जीवन में निराशा भर गई। अब कुछ नहीं होने वाला। न गांधी तो मारे गए, नेहरू कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री को भी मार दिया गया। किसने मारा? ये बहुत कठिन प्रश्न है ये। इस पर देखिए, जिन्होंने कश्मीर फाइल नाम की फिल्म बनाई, विवेक अग्निहोत्री ने, 3 साल पहले उन्होंने ही द ताशकंद फाइल नाम की फिल्म बनाई थी। सबको पता है, सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या किसने की, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिन दहाड़े हजारों सिखों को दिल्ली में जलाया जाता है। किसने जलाया पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर लोगों पर अत्याचार किया, लेकिन इसका विरोध करने वाले लोगों को किस प्रकार से जेल में डाला गया, सबको पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये एक प्रकार से मोहभंग की स्थिति निर्माण हो चुकी थी। नैराश्य आ गया था कि हम अब कुछ नहीं कर पाते हैं। समाज में फैली हुई विसंगतियों के हम समर्थक बन चुके हैं। इतना ही नहीं, अनाचार सामने हो रहा है, अत्याचार सामने हो रहा है, मुझे क्या उसका कह करके जब तक मुझ पर खुद पर अत्याचार नहीं होता तब तक मैं चुप रहूंगा। इस प्रकार की स्थितियां इसमें निर्माण हो चुकी थी, और इसके प्रति विद्रोह के भाव को कविता के द्वारा साकार करने का प्रयास इस प्रकार के इस नई कविता के कवियों ने कहा है। वे कहते हैं, सदियों से कुचला गया मेरा घायल फन, सदियों से कुचला गया मेरा घायल फन, अब फुफकार करके तन गया है। जिस प्रकार से नाग को बार बार ये किया जाता है तो वो फुफकार उठता है और अपना जहर फेंकने के लिए मजबूर हो जाता है। वो स्थिति इस समय के सामान्य लोगों की हो चुकी थी मोहभंग के कारण। अब इसके उपरांत एक और नई अवधारणा आई थी इस समय, वो है अकेला और अजनबीपन। अकेलापन और अजनबीपन, हालांकि ये रूसी रूपवाद के बाद, अब ये थोड़ा सा उत्तर आधुनिकतावाद की बात कर रहा हूँ। रूसी रूपवाद और इसमें अकेला, प्रत्येक व्यक्ति अकेला है, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, प्रत्येक को अपना सुख और दुख खुद तक ही सीमित रखना पड़ रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अजनबी है। मैं सामने वाले व्यक्ति के साथ अनेक वर्षों से बैठा हूं, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए अजनबी है, क्योंकि उसकी सच्ची प्रतिक्रियाएं मेरे सामने कभी नहीं आती। वो मेरे साथ कुछ बोलता नहीं है, कुछ अभिव्यक्त नहीं करता है, और मैं भी उसके लिए अजनबी बन चुका हूँ। इस प्रकार की एक भावना आ गई, और हम भीड़ में रहते हुए भी भीड़ से अलग अकेले हो गए हैं। जैसे कि राज कपूर की एक फिल्म आई थी, मेरा नाम जोकर, 1970 के आसपास।
तब उन्होंने कहते है भीड़ इतनी पर दिल अकेला। ये स्थिति आ गई थी। समाज और संसार की दुख दर्द भरी भागदौड़ और भीड़ से व्यक्ति का मन इतना उचट चुका था, इतना भर चुका था कि वह अकेला रहना चाहता था। नई कविता में व्यक्ति के इस अकेलेपन और अजनबीपन के भाव अच्छी प्रकार से व्यक्त किए गए हैं। श्रीकांत वर्मा जी इस प्रकार, यानी कवि श्रीकांत वर्मा जी इस प्रकार के भाव को बार बार व्यक्त करते हैं। कहते हैं, सच मानो मैं अकेला हूँ, सच मानो मैं अकेला हूँ, इतना अकेला जितना प्रत्येक नक्षत्र एक दूसरे से। अब देखते हैं आकाश में, हम देखते हैं ना अनेक नक्षत्र हैं, रोहिणी नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है, वगैरह वगैरह। तो ये नक्षत्र जितने एक दूसरे से अजनबी हैं, उतना मैं अपने भाई से, अपने पड़ोसी से अजनबी हूँ। ये स्थिति आ गई है। अकेलेपन का दुख हमें भोगना पड़ रहा है। और इस विषय में देखिए एक निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। गजानन माधव मुक्तिबोध जो नए कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं, उन्होंने एक निबंध लिखा है, अकेलापन और पार्थक्य बोध। मैं पृथक हो चुका हूँ, अलग अलग हो चुका हूँ जमाने से। इस प्रकार का वो निबंध अगर पढ़ के देखेंगे, और ये चिंतन सब मनोविश्लेषण की तरह है। क्यों मैं समाज में जाऊं? जो समाज मेरे सुख दुख में कभी शामिल नहीं होता, जो समाज मुझे बार बार प्रताड़ित करता है, जो राजनीतिक परिस्थितियां मुझे एक गलत काम को अंजाम देने के लिए लगाती, मैं उनसे क्यों संबंध रखूं? इससे अच्छा है कि मैं अकेला बन जाऊं। अब देखिए, ये अकेलापन सन्यासियों का एकांतवास नहीं था। उस एकांतवास में परमपिता परमात्मा की आराधना की जा सकती थी, लेकिन यहाँ शैतान मन में बैठ गया है। इसको ये अंग्रेजी में कहा जाता है ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन शैतान का घर होता है। और इस खाली मन के शैतान ने न जाने कितने ओरांग उटांग बंदर का एक प्रकार है, वो ओरांग उटांग कैसे आ गया है हम में, इस प्रकार की बातें यहाँ सम्मुख प्रस्तुत की जा रही थी। अगली प्रवृत्ति है व्यंग्य की प्रवृत्ति। नई कविता में व्यंग्य की मात्रा अत्यधिक मिलती है। व्यंग्य कहाँ आता है? देखिए, व्यंग्य वहां वहां आता है जहां जहां समाज में कोई एक विशिष्ट विसंगति दिखाई देती है। मतलब जो व्यक्ति दिन दहाड़े लोगों के सामने सत्य का प्रचार करता होता है, सदाचार का प्रचार करता होता है, वही व्यक्ति अगर गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो ये विसंगति होती है। जैसे कि आसाराम बापू वगैरह वगैरह, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है उसमें। यानी एक और तो धर्म, नैतिकता, सदाचार इत्यादि का प्रचार करना, और दूसरी ओर वही व्यक्ति गंदे काम अगर कर रहा है, गलत काम कर रहा है, असामाजिक काम कर रहा है, तो इसमें से जो विसंगति निर्माण हो जाती है, एक प्रकार का कॉन्ट्रास्ट निर्माण हो जाता है। इस कॉन्ट्रास्ट की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यंग्य अत्यधिक मात्रा में इस समय रचा गया। नई कविता का कवि केवल मनोरंजन का कवि नहीं है, वो केवल मनोरंजनकारी कविता नहीं लिखता, अपितु युग और परिवेश के प्रति सजग होकर के भूख, बेरोजगारी, दुख, दर्द, शोषण, कष्ट, अन्याय, अत्याचार आदि की परिस्थितियां अपनी व्यंग्य भरी वाणी में प्रकट करता है। जैसे उदाहरण के रूप में अरुण कमल की कविता है, देखिए उसमें है, लोहे का स्वाद उस लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। लगाम का जो रॉड होता है अलग लोहे का, वह। यानी जिस प्रकार से हम, ये एक मराठी में कहावत भी है ना, उसका अर्थ हिंदी में बता देता हूँ कि किसी चमार ने कोई जूता बना दिया है, तो उस चमार को उसका जूते पहनने का दुख पता नहीं होता। जिस व्यक्ति को वो जूता बेचता है और उस व्यक्ति को जब जूता काटता है, उसका खून निकालता है ना, तब उस व्यक्ति को उसकी वेदना पता होती है। तो ये व्यंग्य है एक प्रकार से। फिर इसके उपरांत हम देखते हैं कि ये तो हुआ कथ्यात्मक। अब कथ्य के से ज्यादा शिल्प पक्ष की ओर जाएंगे। देखिए, नई कविता के शिल्प पक्ष में भी बहुत सारे अलग अलग प्रयोग हुए हैं। खास करके अलंकारों में नवीनता आई है, इसलिए नई कविता कहा जाता है इसे। देखिए, नई कविता में अलंकारों का प्रयोग भी नए ढंग से हुआ है। एक और पाश्चात्य कविता का प्रभाव था और नए अलंकार आए थे, और दूसरी ओर नए कवियों ने इन नए कवि अलंकारों को अपनाया, और दूसरी ओर क्या किया, इन नए कवियों ने प्रचलित अलंकारों को ही प्रयुक्त किया, लेकिन एक नए सिरे से। खास करके मानवीकरण अलंकार
जो पाश्चात्य अलंकार है, हमारे यहाँ यह अलंकार नहीं था, हम उसे चेतन गुणोक्ति अलंकार कहा करते थे। चेतन गुणोक्ति अलंकार को ही उन्होंने मानवीकरण अलंकार कहा है। अब उसमें क्या आ गया देखिए, कितनी भयानकता आ गई। सूरज रोता सा उगता है और हंसता सा छिप जाता है यहाँ। अब सूर्य देव, जिसके न जाने कितने कितने नाम दिए, कितनी प्रशंसा की, वो रोते हुए उगता है और हंसते हुए ढलता है। इतना मानवीकरण कर हो चुका है, इसमें नयापन आ गया है। और एक विशेषण विपर्य नाम का एक पाश्चात्य पद्धति से आया हुआ एक महत्वपूर्ण अलंकार है। उसमें असफलताओं के घावों को मैंने मुस्कानों के रंगीन धागों से सिया है। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट, कितना बड़ा व्यंग्य है इसमें देखिए। इस अलंकार में विशेषण विपर्य किया है कि असफलताओं के घावों को, जो दुख भरे हैं, उन घावों को मैंने मुस्कानों से, हंसी से, मजाक से, रंगीन घावों से सिया है। ये इस विशेषण विपर्य है। बिंब विधान में भी बदल होने लगे थे। नई कविता का मूल्यांकन अगर करना चाहे तो उसमें सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला बिंब प्रतिमान बिंब विधान है, जिसमें प्रभाकर माचवे, केदारनाथ सिंह वगैरह कवियों ने बिंबों की, अलग अलग बिंबों की सृष्टि की है और उनके महत्व को भी रेखांकित किया है। नई कविता में अलग अलग बिंबों का प्रयोग होता है, जैसे श्राव्य बिंब है, स्पर्श बिंब है, गंध बिंब है, वगैरह वगैरह। श्राव्य बिंब में देखिए, श्राव्य बिंब का उदाहरण दे रहा हूं मैं। मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार, जिसके स्वर गीले हो गए हैं, छप 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 मेरा हृदय कर रहा है छप छप छप। यानी नाव में जो पतवार होते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं, देखिए मराठी में याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिसके माध्यम से दोनों हाथों से ताकत लगा करके जो नाव के इधर उधर छोड़े जाते हैं, उसकी वजह से आगे आगे नाव निकल जाती है, उसको उन्होंने बांसुरी कहा है। मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार, जिसके स्वर गीले हो गए हैं, ओले गीले हो गए हैं, छप 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 मेरा हृदय कर रहा है छप छप छप, जैसे वो पतवार आवाज कर रही है पानी में। ये हुआ श्राव्य बिंब, जिसमें बांसुरी के स्वर की बात है। स्पर्श बिंब में देखिए, स्पर्श बिंब में लिपटा रजाई में, मोटे तकिए में धर कविता की कॉपी, ठंडक में अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़ मैंने इस जीवन की गली गली मापी। इसमें स्पर्श बिंब है, ध्यान दें। लिपटा रजाई में, मोटे तकिए में धर कविता की कॉपी, ठंडक में अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़ पकड़ मैंने इस जीवन की गली गली मापी। इस प्रकार से। अब गंध बिंब भी है, जो घ्राणेन्द्रिय का है। श्रव्य बिंब कर्ण से है, स्पर्श बिंब त्वचा से संबंधित है, और गंध बिंब नासिका से या घ्राणेन्द्रिय से संबंधित है। वे लिखते हैं, जोनार हो चुकी मेहमान चले गए। जोनार मतलब भोजन, भोजन हो चुका, एकत्र आए थे लोग, चले गए, बस पकवानों की गंध सारे घर में बस गई। यह गंध बिंब। जोनार हो चुकी, मेहमान चले गए, बस पकवानों की गंध सारे घर में बस रह गई। इस प्रकार की अतिशय सामान्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंब पकड़ने वाली कविताएं इस काल में होती रही। अगला है बिंब विधान, प्रतीक विधान। बिंब विधान के उपरांत नई कविता के संदर्भ में प्रतीक भी अलग अलग प्रयुक्त किए गए, और इन प्रतीकों में व्यापकता भी हमें दिखाई देती है, परंतु यह प्रतीक परंपरा से अलग नए रूप में आए हुए हैं। साहित्य में शेर वीरता का प्रतीक है ना, शेर हम कहते हैं ना, शेर सिंह, यह वीरता का प्रतीक के रूप में आता है। लोमड़ी चतुराई का, लोमड़ी गिदड़ जिसको मराठी में कोला कहते हैं, वो चतुराई का आ जाता है, और गिदड़ कायरता का। परंतु लाल रंग प्राचीन साहित्य में प्रेम का प्रतीक था, लेकिन आधुनिक कविता में यही लाल रंग क्रांति के प्रतीक के रूप में सामने आया है। लोक क्षितिज के पास वह उठ तारा, अरे वह लाल तारा, नयन का तारा हमारा। इस प्रकार से मैं फिर से इस कविता को दोहराता हूँ। लोक क्षितिज के पास वह उठा तारा, अरे वह लाल तारा, नयन का तारा हमारा। इस प्रकार से हम आपके सामने बातें रखते हैं। और अंतिम भाषिक संरचना की ओर, इस काल की नई कविता की भाषिक संरचना में भी
बहुत बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई देता है। नई कविता की संवेदना को व्यक्त करने के लिए परंपरा से भिन्न भाषा की रचना संरचना की गई। नई कविता की भाषा कृत्रिमता और अलंकार के आग्रह से मुक्त है। उसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं है, जैसे कि अन्य खास करके छायावाद वगैरह में अलंकारिक भाषा का ज्यादा प्रयोग हो जाता, ऐसे नहीं। अपितु ये जनसामान्य में प्रयुक्त होने वाली सीधे साधे व्यक्तियों की अत्यंत नैसर्गिक अत्यंत प्राकृतिक भाषा है। इसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, कोई बनावट नहीं है, बुनावट नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र जो इस काल के प्रधान कवि हैं, वे नई कविता की भाषा को व्यक्त करते हुए, उसके स्वरूप को व्यक्त करते हुए लिखते हैं, जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख। ये कितनी बड़ी बात है, उन्होंने कविता लिखी है, उस कविता में ही आया है। सम्नाटे का चंद्र नाम की कविता है, जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख। कवि को कहता है और खुद भी लिखता है। जैसे सर्वसामान्य लोग बोलते हैं ना गद्यात्मक भाषा, वैसे समय की कविता बन चुकी थी। नई कविता की भाषा का यह बहुत बड़ा गुण है। नई कविता में बोलचाल के तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं, उर्दू अंग्रेजी के भी बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। अभी जो मैंने कहा था ना, एक शब्द जिसमें कविता में बोर शब्द आया था, वो बोर शब्द अंग्रेजी की बोरियत से संबंधित है। इस प्रकार नई कविता के कवियों ने जो यथार्थ देखा, जो भोगा, उसे उसी प्रकार से कह दिया। इन कवियों की कविता में किसी की प्रशंसा के गीत या स्वयं के सुख का निवेदन नहीं है। वह तो परिस्थितियों के पत्थरों को तोड़ करके वो कविता बाहर आई है। नई कविता आधुनिक युग का जीवंत प्रतिबिंब है। ये नई कविता की बात है। अब हम नई कविता के कुछ कवियों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। केदारनाथ सिंह, शंभुनाथ सिंह, धर्मवीर भारती और धूमिल। धूमिल को वैसे हमने समकालीन कविता में लेना चाहिए, और समकालीन कविता में भी कोई नई चीज नहीं है, केवल उसमें राजनैतिक बात आ गई है, इतना ध्यान रखिए। मतलब प्रयोग काल की कविता, प्रयोगवादी कविता हो, चाहे नई कविता हो, चाहे फिर समकालीन कविता हो, इनमें उन्हीं उन्हीं बातों को ज्यादातर तरजीह दी गई है जिनका एक है। फिर भी हम समकालीन कविता को आपके सम्मुख थोड़ा सा रखने का प्रयास करेंगे। इतना ध्यान रखिए कि समकालीन कविता में 1975 के बाद की जो कविता है, 2000 तक की कविता, ये जो कविता है उसको 1960 के बाद की भी साठोत्तरी कविता भी कहा जा सकता है, या 75 कविता भी कहा जा सकता है। डॉक्टर विश्वनाथ उपाध्याय और डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता पर गंभीर विवेचन किया है। उन्होंने साठोत्तरी कविता को ही समकालीन कविता माना है। लेकिन देखिए कि 1953 से नई कविता शुरू हो चुकी थी, और साठोत्तरी कविता को उन्होंने समकालीन कविता कहा। कुछ लोगों ने 1975 की कविता को समकालीन कविता कहा। चाहे जो हो, समय यहाँ उतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी की कवि की अभिव्यक्ति है। तो ये जो बड़े बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर विश्वनाथ उपाध्याय, डॉक्टर बच्चन सिंह, इन लोगों ने कविता में ऐसी विशिष्ट प्रवृत्ति को आधार माना है जो पूर्ववर्ती कविता में उपलब्ध नहीं था। समकालीन और पूर्ववर्ती कविता में एक अंतर को उन्होंने स्पष्ट किया है। क्या समकालीन कविता में और नई कविता में अंतर क्या है, ये बताने की कोशिश की। समकालीन कविता में अपने समय के साथ सीधी और उग्र मुलाकात होती है, उतनी पहले की कविता में नहीं। अपने समय के साथ, समय की आंखों में आंखें मिला करके सत्य को समझ लेना, उस समय के काल के सत्य को समझ लेना, ये समकालीन कविता की विशेषता है। और उसके उपरांत समकालीन कविता में सामान्य या शाश्वत तत्वों के प्रति उतना लगाव या उतना आकर्षण नहीं है जितना पहले की कविताओं में था। देखिए, जैसे शाश्वत तत्व, ईश्वर, प्रकृति वगैरह, इसके प्रति कोई लगाव इस समय की कविता में नहीं है, समकालीन कविता में नहीं है। और समकालीन कविता में एक राजनैतिक चेतना आई है, जिसमें अजीब प्रकार का असंतोष, रोष, उत्पीड़न जन्य आक्रोश और विद्रोह है। कालांकित कविता ही समकालीन कविता हो सकती है। इसमें कुछ भेदक मात्राएं हैं, विशेषताएं मात्रात्मक हैं, गुणात्मक नहीं, मतलब क्वांटिटेटिव हैं, क्वालिटेटिव नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास में काल विभाजन का आधार गुणात्मक रखा है,
अतः व्यतीत और समकालीन लेखन में, मतलब पहले के लेखन में और आज के लेखन में के विभाजन में गुणात्मक आधार खोजना ही महत्वपूर्ण होता है, जो नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बच्चन सिंह जी की, जिसको हमने उल्लेख किया था, वे समकालीन साहित्य को लेकर क्या कहते हैं उसकी ओर भी ध्यान देते हैं। देखिए, समकालीन साहित्य की पहचान रचनाकार के विजन, विजन जो अंग्रेजी में है उसको हिंदी में कहा जाता है दृष्टिकोण, विजन, उस विजन को पकड़ने की चुनौती है। पुरातन लेखन में, मतलब इसके पहले लेखन में, रचनाकार आस्थावान होने के कारण उसकी दृष्टि विशेष से परिचालित थी। कोई किसी एक विचारधारा की ओर उसकी आस्था थी, चाहे वो मार्क्सवाद हो, चाहे मनोविश्लेषणवाद हो, चाहे अस्तित्ववाद हो। अब कोई भी वाद नहीं है समकालीन कविता में, कोई वाद नहीं है, अपितु तो एक प्रकार का आक्रोश है, आस्था नहीं है। यद्यपि दृष्टि विशेष से बंधना सृजना का अवरोधक माना जाता है, परंतु जिस साहित्य में वैयक्तिकता मुखर होती है, व्यक्ति सत्य का प्रतिपादन होता है, वहां उसकी रचना में निहित विजन को पकड़ना कठिन कार्य है। यानी छायावादी कविता को अगर देखा जाए तो आत्माभिव्यक्ति थी, उसमें व्यक्तिगतता थी। नई कविता आत्मान्वेषण करता है। नई कविता क्या करता है, नया कवि क्या करता है, आत्मान्वेषण, खुद को ढूंढ रहा है, वो अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, अपनी अभिव्यक्ति लाने के लिए खुद की खोज कर रहा है, जो दार्शनिक पक्ष है उसका। और हमारे भी प्राचीन दर्शनों में भी ये कहा गया था कि मैं कौन हूं इसका चिंतन करो। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा था, कस्त्वम को हम कुत आयातः को मे जननी को मे तातः इति परिभावै सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आगे कहाँ का जाना है, अपने अस्तित्व की लड़ाई क्या है उसकी, इस पर ज्यादा चिंतन इस समय हुआ था। नया कवि आत्माभिव्यक्ति से संतुष्ट नहीं, वह अपनी संवेदना में किसी बड़ी संवेदना की खोज कर रहा है, तलाश कर रहा है, और यही तलाश उसका विजन है। समकालीन रचनाकार में इस विजन को पकड़ने के लिए आलोचक के लिए भी एक चुनौती है, एक आह्वान है, एक चैलेंज है। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी जी का मत है कि रचना के मूल में निहित सभी दृष्टियां अंततः एक दृष्टि में समाहित होती हैं। वस्तुवाद हो, व्यष्टिवाद हो मतलब व्यक्तिवाद हो, समष्टिवाद या समाजवाद हो, ये सारे के सारे भिन्न हैं एक दूसरे से और एक तत्वीय अभिन्नता में परिणत हो जाते हैं। मतलब वो वस्तु, वह व्यक्ति या वह समाज, ये भी अंततः एक दूसरे में आकर के सम्मिश्रित रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि स्वांत सुखाय है, मेरा सुख जिसमें है वो मैं कर लूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्वस्य च प्रियमात्मन, मेरी आत्मा को जो प्रिय लगेगा वो मैं करूंगा, और यही स्थिति हमें यहाँ हमको दिखाई देती है। अब देखिए, समकालीन कविता क्या है, आस्था की जगह अनास्था लेकर के चल रही है, संवेदना की जगह असंवेदनशीलता लेकर के चल रही है, स्थिरता की जगह अस्थिरता लेकर के चल रही है, और मनुष्य के जीवन की भौतिकवादी आवश्यकताएं इतनी पूर्ण हो चुकी है कि हमें आध्यात्म की सूझबूझ ही नहीं रही। देखिए, पहले नई कविता का कवि 1 जून की रोटी के लिए तरसता था, लेकिन आज का कवि उसे अलग अलग चाहे हैं, उसके लिए घर चाहिए, उसके लिए गैस चाहिए, उसके लिए टीवी चाहिए, उसके लिए फ्रिज चाहिए। अब तो आगे आ गया, आज का कवि तो न जाने मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, या और भी नई नई चीजों की उसकी जरूरत होगी। समकालीन कविता बुद्धि से परिचालित है, और बुद्धि का ज्यादा प्रयोग दुख का कारण है। आस्था की जगह बुद्धि का ज्यादा प्रयोग अगर किया गया तो दुख का कारण बन जाता है। जीवन की भौतिकवादी आवश्यकताएं प्रदान हो गई है, और संग्रह बुद्धि, मेरे पास ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये प्रत्येक व्यक्ति को लगने लगा है। और व्यावसायिक वृत्ति प्रमुख हो चुकी है, सारे के सारे अब प्रोफेशनल थिंकिंग करने वाले लोग बन चुके हैं, और राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों ने मनुष्य को नितांत स्वार्थी बना दिया है। ध्यान रहे, नई कविता का कवि लघु मानव था, लेकिन यहाँ स्वार्थी मानव बन चुका है। वो दूसरे की चिंता बिल्कुल नहीं करेगा। अब मैं, मेरी प्रतियोगिता, मैं स्पर्धा कर करके ज्यादा से ज्यादा सुख अर्जित करने का प्रयास करूंगा, बड़ी बड़ी से नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, यही चल रहा है।
जो समृद्ध है वो और समृद्धतर बन रहा है, समृद्धतम बन रहा है, और जो गरीब है वो दरिद्रतर बन रहा है, दरिद्र से दरिद्र बनता जा रहा है। एक गड्ढे में गड्ढा हो रहा है, दूसरी ओर ऊंचाई पर ऊंचाई बनती जा रही है। स्वार्थपरता के कारण मानवीय मूल्यों में ह्रास हो रहा है। जो मानव सुलभ भावनाएं थी, संवेदनाएं थी, अब वो नष्ट हो रही है, मनुष्य यांत्रिकता की ओर जा रहा है। इस युग में लिखा जाने वाला साहित्य समकालीन संज्ञा से अभिहित किया जाता है। डॉक्टर देशराज उपाध्याय समकालीन कविता के बारे में कहते हैं, आज के युग में प्रतिनिधि बुद्धिजीवियों को किसी धर्म या परलोक केंद्रित आध्यात्म में विश्वास नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में दुनिया के विचारशील शिक्षित लोग ज्ञात अज्ञात भाव से एक नए जीवन विवेक पाने की छटपटाहट महसूस कर रहे हैं, और इसलिए इस युग की कविता का नाम समकालीन कविता है। क्या कहा है देखिए इसमें, शिक्षित लोग हैं, विचारशील लोग हैं, परंतु वो ज्ञात या अज्ञात भाव से एक नए जीवन विवेक को पाने के लिए छटपटा रहे हैं। शायद वो बाद में मिल गया, कैसे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव भी समकालीन कविता के बारे में अपनी पुस्तक समकालीन कविता का व्याकरण में इस तथ्य का समर्थन करते हैं। वे साठोत्तरी कविता को युवा कविता और आज की कविता को समकालीन कविता कहते हैं। उनका मत यह है कि प्रासंगिकता और सृजनशीलता, अजनबीपन, जादुई और क्रांतिकारी यथार्थ और अयथार्थ, तत्कालीनता और मिथकीयता, सपाट और काव्यात्मकता के तनाव में आज की कविता, यानी जिसको हम समकालीन कविता कहते हैं, वो हमारे समय की साक्ष्य बन चुकी है। समकालीन कविता भव्यता, प्रयोग, व्यक्तिगत कुंठा और अस्वीकृति से जन्मी है। इसने अपना स्वरूप नई कविता से भिन्न रूप में स्थापित किया है, परंतु इसका ढांचा कुछ नई कविता जैसा ही बना रहा जो पहले से था। इस दृष्टि से कालांकित कविताओं की प्रवृत्ति को नई कविता की प्रवृत्ति का विस्तार माना जा सकता है। प्रायः नई कविता के चर्चित कवि ही समकालीन कवि हैं। मतलब जो प्रयोगवाद के कवि हैं वही नई कविता के कवि हैं, नई कविता के जो कवि हैं वही समकालीन कविता के कवि हैं। समकालीन कविता मोहभंग को व्यक्त करती है जो स्वाधीनता के बाद लोगों के हृदय में उठा था। अब देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है राजनीतिक चेतना। अब इस राजनीतिक चेतना को लेकर के कवि अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहता है, देखिए, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी जो दूसरा है वह रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। मैं फिर से इस कविता को बताऊंगा, छोटी ही कविता है लेकिन इतना बड़ा अर्थ इसमें संजोया हुआ है कि इस पर महाकाव्य के महाकाव्य लिखे जा सकते हैं। फिर से कहता हूं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये कविता लिखने वाले हैं धूमिल जी, जिनका हमें विशेष अध्ययन करना है, और इनके कविता संग्रह का नाम है संसद से सड़क तक। देखिए, साथ ही साथ जनता के मनोभावों के साथ खेलने वाले ये जो स्वार्थी नेता हैं, उनके खिलाफ कभी बेबाक टिप्पणी भी करता है। जैसे देखिए, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जो राजनीतिक सभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी जाहिर व्याख्यान माला होती हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं, उनके बारे में कहा है, चाहे जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं आदमी, हम तो झुनझुने हैं। झुनझुने मतलब खुरखरे मराठी में जिसे कहा जाता है। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। कितनी बड़ी बात कही देखिए, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जोर बहस का है ये मुद्दा। दिल्ली में चर्चा चल रही है कि सामान्य लोग आदमी की का पेट भरना चाहिए, उसको रोटी मिलनी चाहिए, चर्चा का विषय है। लेकिन खर्चा आ जाता है जहां, वहां जनता को मर जाने दो। यहाँ तक लोगों की
ये राजनीतिक लोगों की स्थिति हो चुकी है। अब समकालीन कवियों में देखिए मुक्तिबोध का नाम, वो बार बार मैं मुक्तिबोध का नाम ले रहा हूँ, अजय जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, जगदीश चंद्रगुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, दशरथ मिश्र, रामदरस मिश्र, उसके उपरांत भवानी प्रसाद मिश्र, उनके उपरांत कैलाश वाजपेयी, इंदु जैन, कृष्णदत्त पालीवाल, मलयज, हरिनारायण व्यास, नरेंद्र शर्मा,